नमस्कार। प्रणाम इंडिया के 7 PM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सुधीर सक्सेना जी आपका। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बाई इलेक्शन है और मिल्कीपुर पर भारतीय जनता पार्टी या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये मानना है कि मिल्कीपुर में भी चुनाव नहीं होंगे। अयोध्या की हार के बाद मिल्कीपुर को लेकर बहुत सेंसिटिव है भारतीय जनता पार्टी। इधर मथुरा में मोहन भागवत जी मथुरा में डेरा जमाकर बैठे हैं। भागवत और योगी की मुलाकात बीते मंगलवार को हुई। इस बैठक पर विस्तार से इन 9 सीटों के चुनाव पर फोकस रखा गया। मंदिर निर्माण हो चुका अयोध्या में, मथुरा पर सबकी नजर है। हरियाणा जैसा फॉर्मूला तैयार करने का में संघ जुट गया है। मथुरा में करीब 2.5 घंटे तक चली इस मुलाकात में राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा के साथ साथ 2027 के चुनावी तैयारियों पर भी प्लान तैयार किया गया है। परखम में संघ की 10 दिवसीय बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने सभी सीटों पर मंथन की कवायद तेज कर दी है। परखम में 10 दिवसीय प्रवास पर आए संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मुलाकात करने के साथ आगे आने वाले इलेक्शन में किस तरीके से जाति, ओबीसी, हिंदू एकता, जुट एकता और ओबीसी वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति बनाने की बात की है। उधर अखिलेश यादव ने यह कहा है कि हमने ये ठाना है, संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। और जो 2 सीटें खैर की और गाजियाबाद की पहले बात चल रही थी कांग्रेस पार्टी को दी जाएंगी, पर अब ये डिसाइड हुआ इंडिया गठबंधन सपा के सिंबल पर यानी कि साइकिल पर 9 के 9 कैंडिडेट लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन की पूर्ण सहमति से उन 9 कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट ऑलरेडी अनाउंस हो गई थी मेरे ख्याल से और 4 सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस होने बाकी हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बात सीट की नहीं, जाति की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के चुनाव पर लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत के संकल्प नई ऊर्जा से भर गया है। इस देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन के सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। तो बैटल लाइंस तो ड्रॉ हो गई हैं। संघ की परिचर्चा जो योगी आदित्यनाथ के साथ हुई है वो भी ओबीसी वोट को लेकर हुई है। कुछ ठाकुर वोट जो खफा था केंद्रीय नेतृत्व से, उसको भी वापस लाने की बात चल रही है। उधर बृजभूषण शरण सिंह का भी बयान आया है कि कांग्रेस का 2 सीटों पे ना लड़ना अखिलेश को मजबूत करेगा, क्योंकि अखिलेश के पास काडर भी है और ओबीसी, पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी गठबंधन में उनका एक वोट बैंक भी है। तो अगर बृजभूषण शरण सिंह ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ये बताने की केंद्रीय नेतृत्व को या योगी नेतृत्व को कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लड़ाई जो है आपकी कंबाइन इंडिया गठबंधन से। क्या कहेंगे सुधीर जी इसके बारे में? धन्यवाद आत्मजीत जी। देखिए, उत्तर प्रदेश इस पूरे देश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें रखने वाला प्रदेश है और इस देश की राजनीति का नर्व सेंटर भी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो अखिलेश यादव को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बखूबी पकड़ा था। आज फिर उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें लोकसभा चुनाव के नतीजों के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को ध्वस्त करना। मुद्दा ये नहीं है कि उम्मीदवार कांग्रेस का है या सपा का है या इनके किसी अन्य सहयोगी दल का है।
मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सफलतापूर्वक कैसे चुनौती दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है। हालांकि अगर मिल्कीपुर में भी चुनाव होता तो बड़ा दिलचस्प और रोचक और रोमांचक मुकाबला वहां देखने को मिलता और वहां के जो नतीजे होते उसके निहितार्थ बहुत अलग होते। चूंकि वहां मिल्कीपुर को लेकर याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव अभी लंबित रखा गया है। लेकिन जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, मीरापुर, कुंडरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटेहरी, मझावन और सीसामऊ, तो इन 9 सीटों में से फूलपुर सीट को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्रबल आग्रह था कि फूलपुर सीट नेहरू परिवार की लेगेसी से जुड़ी हुई है और कांग्रेस की हार्दिक इच्छा है कि फूलपुर से उसका प्रत्याशी चुनाव लड़े। खैर, अब वो बीते कल की बात हो गई। ताजा सूचना यही है कि समाजवादी पार्टी इन सारी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साइकिल उनका चुनाव चिन्ह होगा, यानी सीधा मुकाबला उत्तर प्रदेश में साइकिल और कमल के दरमियान होगा। अब उत्तर प्रदेश का जो जातीय समीकरण है वो सबको ज्ञात है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शुरुआती 2 दशकों को छोड़ दे तो संविध काल के बाद से लगातार धूप छाई दौर से गुजरती रही है। अभी आज की तारीख में भी कांग्रेस काडर के मामले में, संसाधनों के मामले में या अन्य चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण घटकों के मामले में उतनी मजबूत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वो तगड़ी चुनौती दे सके। अब ये जो जनादेश है उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ जो आरएसएस के ब्लू आइड या लाडले बेटे हैं या लाडले पोस्टर बॉय हैं, उनको इन चुनावों में कितनी सफलता मिलती है। उनकी बुलडोजर संस्कृति, उनकी हिंदू मुस्लिम हैट्रेड की नैरेटिव, उनके मुसलमानों के प्रतीकों, उपासना स्थलों और उनसे जुड़ी अन्य चीजों को लेकर जिस तरीके से उनका उपेक्षा, उत्पीड़न और दमन का दौर है, उसके बारे में उत्तर प्रदेश के मतदाता मोटे तौर पर क्या सोचते हैं, इसका भी हमको आभास इन चुनाव के नतीजों से हो जाएगा। वाराणसी में सर्व सेवा संघ के आश्रम को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया, जिस तरीके से अब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की आवाज फिर से उठाई जा रही है, और जो आपने अभी भागवत की सक्रियता का वहां उल्लेख किया, तो आरएसएस की तो के लिए तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मायने रखता है, क्योंकि जो राम मंदिर का मुद्दा उठा था वो उत्तर प्रदेश से ही उठा था। उसके बूते आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जिसके सत्तारूढ़ होने के बारे में आज से 40 साल पहले या 30 या 35 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो भागवत न सिर्फ उत्तर प्रदेश के जरिए इस बात का परीक्षण करना चाहेंगे कि उनका हिंदू मुस्लिम नैरेटिव आगामी वर्षों में कितनी दूर तक कारगर या पुर असर हो सकता है, साथ ही इन नतीजों के आधार पर वो यह तय करेंगे कि उनको हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के साथ साथ किन मुद्दों को तरजीह देनी है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि योगी आदित्यनाथ, जो कि एक उग्र आक्रामक हिंदुत्ववादी नेता हैं, उनकी नीतियां ही उत्तर प्रदेश में चलेंगी और उनका असर अन्य प्रदेशों में भी होगा, या फिर आगे आने वाले समय में अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 9 उपचुनाव में पराजय मिलती है तो हो सकता है कि इनके रुख में थोड़ी नरमी आए, थोड़ी मुलायमियत आए। अन्यथा हिंदू मुस्लिम नैरेटिव, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण और ये केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह से चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी की पहली और अंतिम प्राथमिकता है। आत्मजीत जी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा ये हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ, जैसे कि आपने कहा, मोहन भागवत में 10 दिन का जमा के बैठे हैं, टोलियां बनाई जा रही हैं, संगठन बनाए जा रहे हैं, कौन कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, भक्त मंडलियां भी बनेंगी, कीर्तन, नगर कीर्तन के भी आयोजन होंगे, और जो कम्युनिटीज, चाहे वो ओबीसी कम्युनिटी हो, राजपूत हो, ठाकुर हो और लोग हों,
उन लोगों को किस तरीके से अप्रोच किया जाए, उन्हीं के कम्युनिटी के कौन से लीडर्स को बुलाया जाए और उनको समझाया जाए कि जाइए अपने लोगों से बात कीजिए। और दूसरी तरफ सेंट्रल लीडरशिप जिसको अमित शाह कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें अजय मिश्रा टेनी है, उसमें बृजभूषण शरण सिंह है, उसमें तमाम वो लोग हैं जो अमित शाह के कैंप में हैं। अमित शाह का कैंप तो चाहेगा कि 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचे, करहल से लेकर और बाकी सीटों पर सब पे जो है वो हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी अनाउंस कर दी है, वो लिस्ट अब सार्वजनिक है, सबको पता है। मेरा आपसे पूछना ये है कि योगी आदित्यनाथ को सेंट्रल लीडरशिप नहीं चाहती, आरएसएस उनको अपना पोस्टर बॉय हिंदुत्व का बनाना चाहती है, मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में अमित शाह की भरसक प्रयास है कि अमित शाह ही उस गद्दी पर बैठे, और दूसरी तरफ गुजरात लॉबी जो है वो चाहती है कि अमित शाह वहां बैठे, और क्योंकि उनके बिजनेस कारोबार सारे उनके साथ हैं। और दूसरी तरफ आरएसएस चाहती है कि अयोध्या के बाद मथुरा का मामला उठे, श्री कृष्ण जन्मभूमि का। बनारस में आपने देखा किस तरीके से वाराणसी में एक मस्जिद को मस्जिद पे करके बंद करा दिया गया कि यहाँ पे तो पहले मंदिर था, और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक गया, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो जो हमारा 1947 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता नजर आ रहा है। तो मथुरा को तो मुद्दा बनाया ही जा रहा है, इसीलिए मथुरा में 10 दिन का कैंप लगा है। तो ये हिंदुत्ववादी राजनीति जिसके पोस्टर बॉय माननीय योगी आदित्यनाथ हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह की राजनीति जिसमें मतलब आए गए दिन अर्गल बयान जो हैं वो बृजभूषण शरण सिंह द्वारा और उनके अमित शाह के द्वारा प्रायोजित लोगों दिए जाते हैं। तो इस सारी खींचातान में क्या भारतीय जनता पार्टी का नुकसान इन 9 सीटों पर हो सकता है? मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। देखिए आदित्य जी, जब आप नफे नुकसान की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात याद रखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन संघ में ये एक ऐसा संगठन है जिसमें प्रश्न पूछने का रिवाज नहीं है। इनके बौद्धिक में आप जिज्ञासा नहीं कर सकते हैं, आप सवाल नहीं कर सकते हैं, वहां असहमति की गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने क्या सलूक किया, लेकिन उनकी ओर से विद्रोह का या असहमति का या बगावत का कभी कोई स्वर नहीं उठा। अमित शाह की पसंद उत्तर प्रदेश में कौन है, कौन उनकी पसंद नहीं है, ये नेपथ्य के लिहाज से मायने रखता है। लेकिन जो लगातार घटनाक्रम है, जैसे कि अभी आपने हरियाणा में देखा, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ राव साहब उठ खड़े हुए थे, लेकिन किस तरीके से उनका हश्र हुआ, किस तरीके से उन्होंने चुपचाप घुटने टेक दिए और नायब सिंह सैनी दोबारा बन गए। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, किस तरह से नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अन्यत्र भी, चाहे वो प्रत्याशी चयन का मामला हो या मुख्यमंत्री चुनने का मामला हो या कोई भी प्रसंग हो, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में असहमति के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर फला को प्रत्याशी बनाया जाएगा तो फला प्रत्याशी जो है उसकी खिलाफत करेगा। वहां पर या तो आप चुप होकर बैठिए या बाहर चले जाइए, लेकिन पार्टी में रहकर भीतरघात करने की गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी में लगभग नहीं के बराबर ही होती है। अब आए हम 9 उपचुनावों के नतीजों पर। तो ये, जैसा कि मैंने कहा है कि ये योगी आदित्यनाथ की जो कल्चर है, जो राजनीतिक संस्कृति है, उस पर भी एक तरह से ये जनादेश होगा। हमें बुलडोजर संस्कृति का जितना बेहुदा, जितना नंगा, जिसको यूपी की भाषा में कहें फर्रुखाबादी खेल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं। तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने बुलडोजर संस्कृति को, मुसलमानों के प्रतीकों, रिवाजों और उपासना स्थलों पर बुलडोजर चलाने या उन पर पाबंदी लगाने की संस्कृति को अपनी स्वीकृति दे दी है? तो ये चुनाव ये भी तय करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है। और अगर इन 9 उपचुनावों में अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं तो आने वाले समय के लिहाज से ये बहुत अपलक्षण होगा और विपक्षी दलों को सोचना होगा कि वो क्या तजवीज या क्या रणनीति अपनाए कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती पेश की जा सके। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जाहिर है कि उनके हिंदू मुस्लिम और हेट्रेड स्पीच
बुलडोजर संस्कृति, उसके नैरेटिव की ये कहीं ना कहीं जीत होगी, आदमी जीत जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आने वाले समय में ये चीजें सब निकल के खुल के बाहर आएंगी। बहराइच में जो हत्याकांड हुआ है, बहराइच में एक आदमी की जब हत्या हुई, उस आदमी को उकसाया गया है, एक उग्र भीड़ ने उसको उकसाया कि जाके किसी के घर में घुसो और उसके बाद उसका झंडा उतारो। और फिर जब उसकी हत्या हुई तो उसकी 2 घंटे का समय, आपको याद होगा गोधरा कांड में भी अहमदाबाद में 2 घंटे का ही समय था, जिसमें एहसन जाफरी की गुलबर्ग कॉलोनी में घुस के उपद्रवियों ने किस तरीके का तांडव मचाया था और पूरी कॉलोनी में आग लगा दी थी। उसी तरीके से 2 घंटे का समय बहराइच में भी दिया गया और उसके बाद उन 23 घरों पर ये कहा गया कि ये तो मेन डिस्ट्रिक्ट रोड है, एमडीआर है, इसके इसमें इसमें आपका अतिक्रमण है, अपनी दुकानें मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो 23 घरों पे बुलडोजर चले जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का खुद का आदेश है कि ये सिविल केसेस होते हैं, इसको आनन फानन में डील नहीं करना चाहिए, पर यहां भी मूक दर्शक बनी हमारी उच्च न्यायपालिका देख रही है। और अतिक्रमण है कि नहीं है, इसका फैसला तो हो सकता है, पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं हिंसा के बाद, तो ये लग रहा है कि टारगेट पे निशाने पर वही कम्युनिटी है जिस पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से इस तरीके के काम होते रहते हैं। कभी अतिक्रमण होता है तो उस पर बुलडोजर चलाया दिया जाता है, कभी कोई आदमी कस्टडी में होता है उसको ला के वहां पे गोली मार दी जाती है, कोई जेल में बैठा जिसको जहर दे दिया जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी वारदातें, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो। इसी की बात अखिलेश यादव करते हैं कि इस बार सारा पिछड़ा दलित आदिवासी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और वो इस इन चीजों को रोकेगा और आगे से ये नहीं होने देगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसमें मिलकर इनको लड़ना पड़ेगा। सुधीर सक्सेना जी, आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।